हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे कॉन्सेप्ट, और आज हम देखने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। सो फ्रेंड्स, टॉपिक थोड़ा लंबा है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसके हमारे टोटल 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। लीडरशिप फोकस ऑन कस्टमर प्रोसेस अप्रोच, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। तो वन बाय वन करके इन सब प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें आता आ रहा है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है कि हमारा यूनिटी को एस्टेब्लिश करता है और हमारा डायरेक्शन करता है कि हमें इस प्रोडक्ट को इस तरह से बनाना है, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर लेकर जाना है। ये हमारा कौन बताता है? लीडर बताता है कि हमें एक मुखिया चाहिए होता है। सेकंड के पॉइंट क्या बोलता है? दे शुड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर द एम्प्लॉय ट्राई टू अचीव द क्वालिटी ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है? हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बना के रखता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉय होती है वो एम्प्लॉय होता है वो क्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब इस लीडरशिप के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहला, इट शुड बी प्रोएक्टिव। वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। इट शुड अंडरस्टैंड द कस्टमर ओनर सप्लायर नीड्स। ओनर की कस्टमर की सप्लायर की नीड को पता होना चाहिए। इट शुड बिल्ड द ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट बनाना आना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड द फ्रीडम टू द पीपल सो दैट दे कैन एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इट फोर क्या होना चाहिए? फिफ्थ, इट शुड इंस्पायर एंड एनकरेज द एम्प्लॉयज़। इट शुड सेट द गोल एंड टारगेट। इट शुड मेक द स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल्स। तो फ्रेंड्स, ये इस क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे लीडरशिप के अंदर एक जो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल होता है कि क्वालिटी को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसमें हमारा एक लीडर आता है, लीडर रोल प्ले करता है। तो ये तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कस्टमर फोकस। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप कर सकती है जब वो हमारे कस्टमर के नीड के ऊपर फोकस करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कस्टमर, सो दे शुड अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पूरी की पूरी कस्टमर के ऊपर डिपेंड होती है। सो सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहली आती है, इट शुड अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रोडक्ट डिलीवरी एंड प्राइसेस एटसेट्रा। जैसे कि कस्टमर के नीड्स के बारे में पता नहीं चाहिए कि प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए, डिलीवरी किस तरह से होनी चाहिए, उसके प्राइसेस क्या क्या होने चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए कोई मोबाइल बना रहे हैं, कस्टमर की नीड होती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं अधिकतर लोग। कस्टमर की नीड होती है कि जो मोबाइल की रेंज होती है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में हो, लेकिन कंपनी मोबाइल बना के रख दे 50 हज़ार का, तो उसका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी को कस्टमर की अकॉर्डिंग प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर जो है किस तरह की किस प्राइस रेंज में उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, इट शुड मेंटेन द बैलेंस अमंग द कस्टमर ओनर्स एंड द सप्लायर्स। उसको हमारे मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स के और ऑनर्स के बीच, सप्लायर्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। इट शुड अंडरस्टैंड एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक कंपनी को जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को समझना चाहिए कि कस्टमर को हम ऐसा क्या प्रोवाइड करें जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। इट शुड मैनेज द कस्टमर रिलेशनशिप। और एक ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के रिलेशनशिप को भी मैनेज करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे कस्टमर फोकस के, ये एप्लीकेशंस होते हैं हमारे कस्टमर फोकस प्रिंसिपल के। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल आता है इसमें हमारा प्रोसेस अप्रोच, कि मीन्स अब हम को क्या क्या प्रोसेस करें जिसकी वजह से हमें क्वालिटी को और कस्टमर को एनहेंस करने में हेल्प मिले। फर्स्ट इसमें क्या बोलता है, व्हेन रिलेटेड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ आर मैनेज्ड एज अ प्रोसेस सो डिजायर्ड रिजल्ट इज एफिशिएंटली अचीव्ड। जब इसमें हमारा कोई भी रिलेटेड रिसोर्सेज और एक्टिविटी को हम एक प्रोसेस की तरह मैनेज करते हैं, किसे रिसोर्सेज को, जो हमारे पास सोर्स हैं, और हमारी जो एक्टिविटी है हम किस तरह से काम कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को एक अच्छे से एक साथ एक प्रोसेस की तरह यूज़ करते हैं तब हमारा एक डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट अचीव होता है, और इसे ही कहते हैं प्रोसेस अप्रोच। इसके भी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ और किस किस तरह से काम करता है। इट शुड डिफाइन द प्रोसेस टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ये हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने में हेल्प करता है, डिफाइन करने में हेल्प करता है। शुड आइडेंटिफाइड एंड मेजर द इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस के इनपुट और आउटपुट को मेजर करने में हेल्प करता है कि किस तरह से हमारा वो बन रहा है और उसके बनने के बाद क्या चीज़ हमें हमारे हाथ में प्रोसेस होके मिल रही है। थर्ड बोलता है शुड आइडेंटिफाई द इंटरफेस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस किस तरह से काम चल रहा है, कि प्रोसेस में जो प्रोसेस चल रहा है वो
क्लियर है या नहीं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्या क्या फेजेस आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाते टाइम, ये सब चीज़ें कौन रखता है, ये वाला प्रिंसिपल अपने अंदर रखता है। इट शुड एस्टेब्लिश द क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये हमारी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को क्लियर करने में हेल्प करता है। एंड इट शुड स्टडी द फैक्ट, और हमारे जो फैक्ट्स होते हैं स्टडी होते हैं कि ये कैसे हो गया, वो जो फैक्ट वाली चीज़ होती हैं वो सब हमारा इस प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल ये बहुत बेसिक है, क्योंकि इसके अलावा मैं इसको बोलते हैं मैन पावर। इसके बिना तो कोई कंपनी टिक ही नहीं सकती है, क्योंकि एक कंपनी कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक उसके पास मैन पावर नहीं होगा, पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो ने काम नहीं कर सकती। पीपल एट द लेवल फॉर्म द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक जो पीपल्स होते हैं, जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। वो जो पीपल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं। देयर इन्वॉल्वमेंट एंड एबिलिटी टू यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइजेशन को उनकी एबिलिटी और बेनिफिट्स को यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं कि किस किस तरह से हम एक एम्प्लॉय की एजुकेशन को, उसकी कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को किस तरह से कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं, इट शुड एक्सेप्ट द ओनरशिप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट शुड एक्सेप्ट द ओनरशिप, मतलब जो वहाँ पे एम्प्लॉय होता है उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर उसको कोई चीज़ प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मुझे आती है तो करने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट शुड मेक द इम्प्रूवमेंट एंड एनहेंस द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस। हमें क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए उनकी नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्या आता है, शुड शेयर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और एम्प्लॉय को भी, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उनको भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। और सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, शुड रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन टू द कस्टमर। एक जो मैन पावर होती है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय ही होता है, वही एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कस्टमर के सामने, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से उन लोगों को आना चाहिए। शुड फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए एक अच्छी खासी प्रोडक्ट और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने में हमें हेल्प करना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा मिल सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जैसा कि हमने बताया था कि इस टॉपिक के बारे में, इस पॉइंट के बारे में हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला भी सेम पॉइंट था हमारा ये। तो फ्रेंड्स एक बस के वो देख लेते हैं क्या होता है छोटा जल्दी से, क्योंकि इस वाले पॉइंट को हम पहले भी स्टडी कर चुके कॉन्सेप्ट्स में। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ द परमानेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो होता है किसी भी कंपनी का एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है। जिस तरह से कस्टमर फोकस होता है कि एक कंपनी को, जो कंपनी होती है वो बैकबोन होती है, उसी तरह से एक ये भी हमारा एक बैकबोन कहलाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम कंपनी को सिर्फ मशीनरी को सिर्फ खड़ा करके रख देंगे, उसको रख देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे, उसको रेगुलरली उसको मेंटेन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इस प्रिंसिपल्स के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होते हैं देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला आता है इसमें हमारा शुड मेक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड द सिस्टम। जो कि मैंने बताया, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। शुड अप्लाई द बेसिक इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट। बेसिक इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना चाहिए। शुड पीरियोडिक असेसमेंट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश क्राइटेरिया ऑफ द एक्सेलेंस। वही एस्टेब्लिश करने के हम प्रॉपरली पीरियोडिकली उन चीज़ों को देख रेख करनी चाहिए, उनकी प्रॉपरली उनको एग्जामिन करना चाहिए टाइम टू टाइम। इट शुड कंटिन्यूसली इम्प्रूव एफिकेसी ऑफ ऑल द प्रोसेस। हर किसी प्रोसेस की एफिकेसी एंड एफिशिएंसी को चेक करना चाहिए। इट शुड रेगुलरली इंस्पेक्टेड द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्रोसेस को हमें रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए। ये था हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा लास्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर्स। इस प्रिंसिपल का क्या काम है, ये क्या काम करता है, ये सप्लायर्स के और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है। नाम से पता चल रहा है। टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर डिपेंड ऑन ईच अदर। सीधी सी बात है, एक सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सप्लायर तब सप्लाई करेगा, ऑर्गेनाइजेशन तब इसको बनाएगी किसी प्रोडक्ट को। एंड द म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप एनहेंस द एबिलिटी ऑफ द बोथ टू क्रिएट द वैल्यू। और एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप ही दोनों की क्वालिटी और क्रिएशंस को, वैल्यूज़ को बढ़ा सकता है।
इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स और स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, शुड एस्टेब्लिश अ सप्लाई रिलेशनशिप दैट बैलेंस द शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स गेन विद लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन। अगर हम किसी भी सप्लायर को सप्लायर और एस्टेब्लिश के बीच में अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो लंबे समय तक काम चलेंगे, जिससे दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, इट शुड क्रिएट क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है, इट शुड एस्टेब्लिश अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। ये काम करना चाहिए, इसको हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को, सप्लायर को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर को, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा कस्टमर का होगा, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग सप्लायर चीज़ों को सप्लाई करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों को बाय करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, इट शुड शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड द फ्यूचर प्लान। इसमें हमारा फ्यूचर प्लान और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आप सभी को ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। हमारे चैनल को इसी तरह से ईजी वे में समझने के लिए, लेक्चर्स को ईजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।